जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस में हुकूमती वकील को जजेस के सख्त सवालात का सामना है। अदालत ने आज खबरदार किया है कि अगर इल्जाम साबित नहीं हुआ तो इसके नताइज होंगे। साथ ही अदालत मुसलसल एसिड रिकवरी यूनिट के क़याम और उसकी कारकर्दगी पर सवालात उठा रही है और ये सवालात बहुत अहम हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने समाअत के दौरान अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने सवाल किया कि आप कहते हैं कि एसिड रिकवरी यूनिट सिर्फ कोऑर्डिनेट करता है और हमीद डोगर ने ARU से राब्ता किया और उन्होंने डोगर का पस मंजर जाने बगैर तहकीकात शुरू कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मजीद रिमार्क्स दिए कि एसिड रिकवरी यूनिट को जब ये पता चल भी गया कि ये एक टैक्स की खिलाफ वर्जी का मामला था तो फिर किसने फैसला किया कि ये तो मिसकंडक्ट है? वो अक्लमंद कौन था जिसको ये शानदार ख्याल सूझा कि ये रेफरेंस बनता है? बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि यह फैसला एसिड रिकवरी यूनिट ने नहीं किया। जस्टिस मकबूल बाकी ने रिमार्क्स दिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि इसके कानूनी नताइज होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोबारा सवाल पूछा कि वो अक्लमंद बताएं जिसके जहन में रेफरेंस बनाने का ख्याल आया। मैं बहुत ही नर्म लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए कहूंगा कि यहाँ फैसला करने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। जस्टिस सुमरता बंदियाल ने कहा कि ये रोशन आइडिया किसने दिया कि मामला नैब और FBR को भेजने के बजाय रेफरेंस बनाया जाए। समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने दिलचस्प नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि लंदन फ्लैट्स की ट्रांजैक्शन किस वक्त हुई? फरोग नसीम ने बताया कि 2013 में। उस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि इसका मतलब है कि अगर पैसे मनी लॉन्डर हुए हैं तो 2013 से पहले हुए होंगे। उस पर फरोग नसीम ने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ 2016 का हवाला देते हुए कहा कि 2013 में तो कानून के तहत ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि उस वक्त की वजीर इतलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेफरेंस पर तबसरा किया था और कहा था कि जज साहब ने क्रीज से बाहर निकलकर शॉट लगाई। लगता है रेफरेंस सिर्फ क्रीज से बाहर निकलकर शॉट लगाने पर बना। इस पर फरोग नसीम ने कहा कि वजीर इतलात की इस बात को ज़ेर बहस न लाएं। साथ ही ये भी कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई टैक्स या मनी लॉन्ड्रिंग की नहीं। इस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने पूछा कि बता दें कि मामला टैक्स अथॉरिटी को भेजने के बजाय रेफरेंस बनाने की तजवीज़ किसने दी? आप ये बता दें कि रेफरेंस में जुर्म आपने कौन सा बताया है? जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि 10,000 टैक्स की अदम अदायगी पर रेफरेंस नहीं बन जाता। ऐसा जुर्म बताएं जिससे जज पर एतमाद मजरूह हुआ हो। जो सवालात उठाए हैं उनके जवाब दें। केस की समाअत को फिर पीर तक मुलतवी कर दिया गया। ये बहुत अहम केस है क्योंकि इस केस में हुकूमत ने वाज़ेह पोजीशन ली हुई है। फरोग नसीम हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, रेफरेंस का दिफा कर रहे हैं, जबकि अदलिया मुसलसल सवालात उठा रही है और अब अदालत ने कह दिया है कि इसके नताइज होंगे। अब अदालती कार्रवाई में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ARU जज के खिलाफ तहकीकात कर सकता है या नहीं। साथ ही कि अपने इंडिपेंडेंट बच्चों और अहलिया के असासों की तफसीलात बताने का कोई जज पाबंद है या नहीं। इस हवाले से बात करेंगे माहिर कानून और साबिक जज जस्टिस नासरा इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासरा इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है आप खुद जज रहीं, आपके खावंद जज रहे, दोनों इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटीज़। ये बताइएगा जब आप अपने रिटर्न्स फाइल करती थी तो बतौर इंडिपेंडेंट आप अपने खावंद के या फिर खावंद अपनी बीवी के या फिर इंडिपेंडेंट बच्चों के क्या जो असासे हैं वो डिक्लेयर करने के पाबंद होते हैं बतौर जज? पाबंदी तो ऐसे नहीं है कोई, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, देखिए ऐसे घराने से होना वास्ता जहाँ पे इंसान ये सोचता है कि कोई अंगुश नुमाई किसी सूरत में कर ना सके। तो मैंने तो जब मेरे शौहर ने अपने डाले थे ये तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज़ के गोशवारे, तो मैं हालांकि इंडिपेंडेंट मेरे थे, मैंने भी उसमें शामिल कर दिए थे ताकि अगर शामिल हो जाए ये ऑप्शन है, आप करना चाहें आप करें, अगर आप ना करना चाहें तो आप इंडिपेंडेंटली फाइल कर सकते हैं। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। यानी कि किसी जज के इंडिपेंडेंट खावंद या बीवी या फिर बच्चों का अगर सवाल उठेगा तो वो उन बच्चों से ही होगा या फिर खावंद या बीवी से ही होगा जो इंडिपेंडेंट है, बजाय इसके कि जज से सवाल किया जाए। यकीनन ऐसे ही होगा और मेरा ख्याल है ये रेफरेंस जो है ये तो एक लास्ट रिजॉर्ट होती है जब कोई नज़र आए ऐसी बात जिससे शकूक और शुबात उठे कि कोई मसला है ऐसा जिसमें कोई चीज़ जो है वो पोशीदा रखी गई है या कुछ बात जो है वो वाजे नहीं है। नहीं तो ये तो एक मैं समझती हूँ अल्टीमेट रिकोर्स है जो बहुत एहतियात से लेने की ज़रूरत है और ये अक्सर व बेशतर ऐसा होता नहीं। मेरा तो ख्याल है मेरी तजुर्बे में 6-7 रेफरेंसेस इतने 50 साल मेरी उम्र में जो गुजरे हैं बलूगत में, उसमें मैंने तो नहीं देखे बल्कि 60 साल। अदालत एक और सवाल उठा रही है कि एक शख्स ने शिकायत की, एसिड रिकवरी यूनिट ने तहकीकात कर दी, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सदर कर सकता था। इस हवाले से कानून क्या कहता है?
असल में बात ये है कि जिसने शिकायत की है वो शिकायत करनंदा का ही कोई पता नहीं लगता कि वो कहाँ से आया और वो उसने कैसे ये सारी बातें निकालने की कोशिश की। इससे ये स्पाई का जो है ना गुमान ये ज़रा हो जाता है स्ट्रॉन्ग कि ये बातें निकल क्यों रही हैं और ये ऐसे इस अंदाज में करने की ज़रूरत क्या पेश आई। आखिर कोई जवाज़ होना चाहिए ना ये सारी बातें निकालने का। और मैं समझती हूँ कि मुनासिब तो यही था कि अगर एसेट रिकवरी यूनिट ने कुछ मालूमात किए थे तो वो इनसे इनको अपना रख्ता शामिल जो अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ इन्होंने कोई करना था इसके बाद कुछ उजलत में मुझे लगता है कि सारी रेफरेंस मूव की गई जब अभी जो मुशाहिदात थे वो इनके पास मुकम्मल थे ही नहीं और रेफरेंस भी मूव हो गई और अब तो कई महीने हो गए हैं रेफरेंस को मूव हुए हुए और ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने के लिए इस वास्ते मुमकिन नहीं हो रही है कि इनके यहाँ पे कोई इस पे अभी तक उनके पास मुशाहिदात आए नहीं हैं साथ। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए अल्लाह।